नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम स्टडी बाय कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। तो दोस्तों, ज्योग्राफी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो भी आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि अब तक हम लोगों ने 150 क्वेश्चन को अच्छे से विद फैक्ट डिस्कस कर लिया है, और आज जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो होगा क्वेश्चन नंबर 151 से आगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लिखा है पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से दोस्तों रावी नदी निकलती है। रोहतांग दर्रे का अगर बात किया जाए तो यह हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा है, और रोहतांग दर्रे से एक नहीं बल्कि दो नदियाँ निकलती हैं, एक तो रावी और दूसरी जो है वो है ब्यास नदी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों जो रोहतांग दर्रा है इसका पुराना नाम भी है एक, उसको बोलते हैं भृगु तुंग दर्रा। भृगु तुंग, ठीक है ना। तो रोहतांग दर्रे का पुराना नाम क्या था? भृगु तुंग दर्रा। ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा, एक बात और यहाँ याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में ही एक बारालाचा दर्रा है, तो उस बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 देखिएगा ध्यान से। लिखा है चंबल नदी किस नदी में मिलती है? अर्थात चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है ना। और चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक जाना पाव पहाड़ी है। जाना पाव पहाड़ी है, तो इसी जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम माना जाता है। अच्छा दोस्तों, एक बात और यहाँ याद रखिएगा, जो चंबल नदी है इसका प्राचीन नाम है चर्मवती। चर्मवती, ठीक है ना। और इसे जो है नित्यवाहिनी अथवा सदावाहिनी भी कहते हैं। और यही चंबल नदी जब एंट्री मारती है राजस्थान में तो इसे कामधेनु के नाम से पुकारा जाता है, अर्थात इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। किसको? चंबल नदी को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और धुआंधार प्रपात किस नदी में है? ठीक है ना। धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो धुआंधार दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, धुआंधार जलप्रपात का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का एक मुख्य जलप्रपात है, और यह जो जलप्रपात है भेड़ाघाट के चट्टानों का एक प्रमुख दर्शनीय स्थान माना जाता है। ठीक है ना, प्रमुख दर्शनीय स्थान माना जाता है, याद रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बीहड़ पाए जाते हैं? बीहड़ का मतलब बीहड़ भूमि। अच्छा, बीहड़ क्या होता है दोस्तों? नदियों द्वारा काटे गए भूभाग को बीहड़ कहते हैं। ठीक है ना। और मुख्य रूप से दोस्तों यह चंबल तथा सोन नदियों ने जो भूभाग को काटा है उसी को ही बीहड़ बीहड़ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। और ज़्यादातर यह मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है ना, जो चंबल और सोन नदियों ने काट काट के उसे बीहड़ अथवा बड़ी बड़ी अवनालिका बना दिया है। ठीक। अच्छा, राजस्थान में जो बीहड़ भूमि होता है तो उस बीहड़ भूमि का जो सर्वाधिक विस्तार है वो है सवाई माधोपुर। क्या है? सवाई माधोपुर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो वो है सवाई माधोपुर में। आप समझ गए हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कान्हा किसली अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कान्हा किसली जो है यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। और मध्य प्रदेश राज्य में बेसिकली एक मंडला है और एक बालाघाट जिला है। तो मंडला और बालाघाट जिले का यह एक प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है ना। और इस अभ्यारण्य में दुर्लभ बारहसिंघा भी पाया जाता है, जो कि संपूर्ण विश्व में और कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कान्हा किसली अभ्यारण्य, याद रखिएगा पूरे पूरे फैक्ट को। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है पेंच अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पेंच दोस्तों यह भी पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश में एक छिड़वाला, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, छिड़वाला, छिड़वाला और एक सिवनी, सिवनी। तो छिड़वाला और सिवनी जिले में यह पेंच अभ्यारण्य स्थित है। अच्छा, यह पेंच इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसी के बगल से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम पेंच है। ठीक है ना। तो इसी की उसी नदी के नाम पर इसका नाम जो है पेंच अभ्यारण्य नाम पड़ा है। और यह दोस्तों 1983 में जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे मिल गया था। कब मिला था? 1983 ईस्वी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे मिला। और आगे चल करके 1992 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1992 ईस्वी में इसे पेंच टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, समझ गए आप। ओके, आगे बात करते हैं। 157 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। लिखा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। ठीक है ना, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अच्छा, जो नागार्जुन सागर बांध है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है, अर्थात आंध्र प्रदेश का एक जिला है, नाम है गुंटूर। गुंटूर
आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है, नाम है गुंटूर, और तेलंगाना का एक ज़िला है, नाम है नलगोंडा। क्या नाम है? नलगोंडा। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो नागार्जुन सागर बांध है यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलगोंडा जिला, जो जिले हैं, इनकी सीमा पर ये बना हुआ है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट हम बता दे रहे हैं। दोस्तों, कृष्णा नदी का जो उद्गम है वह पश्चिमी घाट पर्वत पे एक महाबलेश्वर चोटी है। ठीक है ना। उसी महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम माना जाता है। और कृष्णा नदी दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है ना, याद रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? चावल उत्पादन की बात कर रहा है, तो चावल उत्पादन में भारत का जो पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल है वो प्रथम स्थान पे है। अच्छा, वैसे चावल उत्पादन के लिए अगर हम बात करें कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक चावल कौन उत्पादन करता है, तो वो करता है चीन। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है भारत। याद रहेगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है दोस्तों राजस्थान में। और राजस्थान का एक जावर क्षेत्र है। कौन सा है? जावर क्षेत्र है। तो इसी जावर क्षेत्र में शीशे का भंडार जो है पाया जाता है। अच्छा, शीशे का एक अयस्क है, अयस्क मतलब ओर, नाम बता दे रहा हूँ, अयस्क है गैलेना। ठीक है ना। तो गैलेना किसका अयस्क है? यह शीशे का, शीशा मतलब लेड। ठीक है ना। और पायरोटाइट भी इसका एक अयस्क है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, शीशा एक रासायनिक तत्व होता है जो कि एक गहरे काले रंग का होता है। ठीक है ना। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? तो लेड के बारे में बात कर रहा हूँ, अर्थात शीशे के बारे में बताया हूँ फैक्ट। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये पड़ता है असम राज्य में। ठीक है ना। भारत के असम राज्य के तिनसुकिया एक जिला है। कौन सा है? तिनसुकिया। तिनसुकिया एक जिला है। कहाँ का जिला है? तो असम का। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों डिगबोई तेल क्षेत्र के बारे में। भारत का असम राज्य जो है वहाँ पर तिनसुकिया जिला है, उसी जिले का एक छोटा सा नगर है डिगबोई। ठीक है ना। तो डिगबोई जो है, अगर डिगबोई की बात किया जाए तो एशिया में पहली बार तेल कुएं का जो खनन हुआ था डिगबोई में ही हुआ था। और यहाँ पर 1901 ईस्वी में, ठीक है ना, कब? 1901 ईस्वी में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू की गई थी। ठीक है ना। और यह जो है असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था। याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों हिकेटियस को। किसको? हिकेटियस को, है ना। हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा हेरोडोट्स लिखा हुआ है। थोड़ा सा हेरोडोट्स के बारे में बता दे रहा हूँ। इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अनेक्सीमेंडर के बारे में। तो अनेक्सीमेंडर जो है, इन्हें जो है विश्व का मानचित्र का जनक कहा जाता है। विश्व मानचित्र का जनक अनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इरेटोस्थनीज का। ठीक है ना। इरेटोस्थनीज की बात करते हैं तो इन्होंने जो है पृथ्वी की परिधि का करीब करीब जो है सही जो है मापन किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्तमान में सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपको ये पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो टोटल जो है 8 ग्रह इस समय वर्तमान में हैं। वैसे तो पहले 9 ग्रह थे। 9वां ग्रह जो है वो प्लूटो था। कौन सा था? प्लूटो, जिसे एम कहते हैं, यम। ठीक है ना। और प्लूटो को जो है 24 अगस्त 2016 ईस्वी को, 24 अगस्त 2016 ईस्वी को ग्रहों की श्रेणी से इसे बाहर कर दिया गया था। ये किया क्यों गया था? क्योंकि दोस्तों यह जो नेपच्यून है ना, वरुण, ठीक है ना, जिसे नेपच्यून को वरुण कहते हैं। तो नेपच्यून के जो बाहरी कक्षा था, जो ऑर्बिटल था जिसमें नेपच्यून जो है चक्कर मारता है सूर्य की चारों तरफ, उस नेपच्यून की कक्षा को क्या करता था? काटता था। ठीक है ना। तो इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। और भी इसके रीजन है, लेकिन समय कम है इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता। आगे बात करता हूँ अगले सवाल का। क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो बढ़ती दूरी के अनुसार देखिएगा दोस्तों, एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। आपको बचपन में बताया गया होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। तो लाइन ये है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। ठीक है। तो माई से होता मरकरी, वी से होता विनस, ई से होता अर्थ, एम से होता मार्स,
और जे से होता है जुपिटर, एस से होता है सैटर्न, यू से होता है यूरेनस और एन से होता है नेपच्यून। यह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार मैंने बताया है। अब इसमें जो है जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वही ऑप्शन करेक्ट है, अर्थात पहले नंबर पे कौन आएगा, बुध आएगा, और दूसरे नंबर पर कौन आएगा, शुक्र आएगा, तीसरे नंबर पर पृथ्वी और चौथे नंबर पर मंगल आएगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, अर्थात क्वेश्चन 163 का आंसर जो है ये होगा। ठीक है ना। इस लाइन को आप याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार बता रहा है। ठीक है ना। अभी तो मैंने सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बताया, तो अगर पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार आपको बताना तो भी अब बता दोगे। ठीक है ना। माई, वेरी, एफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व, अस, नट। अब पृथ्वी से आगे बढ़ना तो अर्थ यहाँ पर है, तो पृथ्वी से आगे कौन है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है और वीनस है। ठीक है ना। अर्थात मंगल, बृहस्पति और सैटर्न को बोलते हैं शनि और यूरेनस को बोलते हैं अरुण। ठीक है ना। तो ये जो होगा वही आंसर होगा, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है, ये है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की। तो दोस्तों सौर मंडल की जो खोज किया है वो किया है कॉपरनिकस ने, और कॉपरनिकस ने बताया है कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है। और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, घूमती है। समझ गए आप। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। धरातल का मतलब ये हुआ कि सूर्य का जो बाहरी जो प्रकाश मंडल है उसका तापमान कितना होता है। तो उसका जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम लोग सूर्य के केंद्र के तापमान की बात करें तो वहाँ का जो तापमान होता है लगभग 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रहेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सबसे दूर की बात कर रहा है, तो सबसे दूर कौन सा है, तो वरुण है। वरुण का मतलब नेपच्यून है। ठीक है ना, याद रहेगा। वेरी गुड। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। लिखा हुआ दोस्तों, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है। अर्थात सूर्य का प्रकाश जो है धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो ये लेता है 8.2 मिनट, अर्थात 8 मिनट 20 सेकंड का समय जो है प्रकाश लेता है पृथ्वी तक पहुंचने में। और प्रकाश की जो गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये जो गति होती है निर्वात में होती है। निर्वात का मतलब वैक्यूम में होती है, और लगभग एयर में भी इतनी ही मानी जाती है। हल्का थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन एयर में भी इतनी ही मान ली जाती है। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि चंद्रमा से प्रकाश कैसे पृथ्वी तक आएगा, उसके पास तो चंद्रमा के पास तो अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो दोस्तों चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश तो नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा की सतह से प्रकाश जो है टकरा कर पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है ना। तो उसी प्रकाश के आने की बात कर रहा है, जिसका समय जो है कितना है, 1.3 सेकंड है। आप समझ गए हो। वेरी गुड। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा की उत्पत्ति में सबसे मान्य सिद्धांत किसका है। तो आकाशगंगा की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो इसमें एडविन हब्बल का जो है सिद्धांत सर्वमान्य है। और 1925 ईस्वी की घटना है दोस्तों। 1925 ईस्वी में अमेरिका के खगोलज्ञ थे, और इनका नाम है एडविन हब्बल। और इन्होंने ही दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास जो है 250 प्रकाश वर्ष बताया था। और इसके अंदर और बताया था कि इसके अंदर जो हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा की तरह लाखों आकाशगंगाएं हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आकाशगंगा क्या होता है थोड़ा सा बता दे रहा हूँ दोस्तों। आकाशगंगा जो है यह असंख्य तारों के विशाल पुंज होते हैं, जिनमें एक केंद्रीय बल्ज और 3 घूर्णन भुजाएं होती हैं। उन्हीं को आकाशगंगा कहते हैं। और आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। ठीक है ना। और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब, कितने, 100 अरब तारे होते हैं। और हमारी आकाशगंगा का जो नाम है वो है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी नाम है। मंदाकिनी नाम है। अपनी आकाशगंगा जिसमें हम लोग रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। और इसका जो आकार है वो है सर्पिलाकार है। ठीक है ना। कैसा है, सर्पिलाकार है। आप समझ गए हो।
आगे बात करते हैं अगले सवाल का। अगला सवाल दोस्तों है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो ये समय लेता है 88 दिन का। कितना लेता है? 88 दिन का लेता है। याद रहेगा? ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है बृहस्पति। और इतनी तीव्र गति से लगाने के बाद भी यह 11 वर्ष 11 माह में सूर्य का परिक्रमा करता है ना। लेकिन इसकी स्पीड क्या है? सबसे अधिक है, यानी सौर मंडल के सभी ग्रहों में इसकी स्पीड जो है सबसे ज़्यादा मानी जाती है। एक बात और याद रखिएगा कि जो बृहस्पति ग्रह है यह अपने अक्ष पर, ठीक है ना, अपने एक्सिस पर 9 घंटा 55 मिनट में क्या कर लेता है? घूर्णन गति को कंप्लीट कर लेता है, यानी एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। और यह भी घूर्णन गति जो है पूरे सौरमंडल की अगर बात किया जाए तो सभी ग्रहों में सबसे तेज है। किसका? बृहस्पति का। ठीक है ना, याद रहेगा। जुपिटर के बारे में थोड़ा सा और बात मैं बता दे रहा हूँ आपको। जुपिटर का एक उपग्रह है, नाम है गैनीमीड। गैनीमीड, तो जुपिटर का गैनीमीड जो उपग्रह है वह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, जो बृहस्पति ग्रह है दोस्तों, इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने? वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि जो भी उल्का पिंड वगैरह अन्य ग्रहों की तरफ बढ़ते हैं उसे वो अपनी तरफ खींच करके अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ला देता है, जिसकी वजह से अन्य ग्रहों की रक्षा करता है ना। तो इसलिए इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। याद रहेगा? वेरी गुड। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन कहा जाने वाला जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह है। ठीक है ना। बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के जैसा ही है और आकार में भी काफ़ी समानता पाई जाती है ना। यानी शुक्र ग्रह और पृथ्वी, इन दोनों ग्रहों की जो आकार है वो लगभग समान है, इसीलिए पृथ्वी की बहन बोली जाती है कौन? शुक्र ग्रह। ठीक है ना। अच्छा, अगर शुक्र ग्रह की बात किया जाए तो यह पूरे सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा चमकीला, सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह इसे कहा जाता है। ठीक है ना। और सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार अगर बात किया जाए तो दूसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है ना। सूर्य से पहले नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है और तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। और यह सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाला वस्तु है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यानी पूरे जो ब्रह्मांड में पहले नंबर पर चमकने वाला होता सूर्य और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक चमकदार कौन सा है? चंद्रमा है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो शुक्र को माना जाता है। अच्छा, जो शुक्र ग्रह है दोस्तों, कुछ फैक्ट और याद रखिएगा शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह को भोर अथवा साँझ का तारा भी कहते हैं। क्या बोला मैंने? भोर अथवा साँझ का तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के मुकाबले ज़्यादा रफ्तार से अर्थात ज़्यादा स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करता है। इसीलिए दोस्तों इसे सुबह सूर्य निकलने से पहले जो है पूर्व की ओर देखा जा सकता है और इसी तरह शाम को जो है पश्चिम दिशा में भी देखा जाता है। इसीलिए इसे भोर अथवा शाम का अथवा साँझ का तारा के नाम से जानते हैं। आप समझ गए हो? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो अभी मैंने बताया किसे बोलते हैं? शुक्र को कहते हैं। शुक्र के बारे में जितना फैक्ट बताया हूँ उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकने वाला ग्रह है? तो आपको सोचना ही नहीं है, बता देना सीधे शुक्र ग्रह है। ठीक है ना, क्योंकि पूरा फैक्ट मैं बता चुका हूँ। अगला और आखिरी क्वेश्चन है आज का, लिखा है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वो है दोस्तों मंगल ग्रह। ठीक है ना, मंगल मतलब मार्स। ठीक है ना, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और मंगल ग्रह की अगर बात किया जाए दोस्तों तो लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड को, क्या चीज़? आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। ठीक है ना, कहाँ पर? तो मंगल की सतह पर, इसीलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और सौरमंडल की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो पर्वत है मंगल ग्रह पे है। ठीक है ना, कहाँ है? मंगल ग्रह पर ही है और उस पर्वत का नाम है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ओलिम्प मांस। इसका नाम है ओलिम्स मांस। ठीक है ना। तो जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत वो मंगल पर है और उसका नाम क्या है? ओलिम्स मांस। ठीक है ना, याद रखिएगा। और अगर मंगल की बात किया जाए तो मंगल ग्रह दोस्तों, इनके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस,
एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। कौन सा है? एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो जो डीमोस है इसे पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा। दो चीज़ याद रखिएगा, एक पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड है। किसका है? जुपिटर का एक उपग्रह है। और पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो वो है डीमोस। ये किसका उपग्रह है? तो ये मंगल का उपग्रह है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आज भी हम लोगों ने विद फैक्ट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट लगा उसको नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट